नमस्कार स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। पूरी तरह से बोर्ड परीक्षा के लिए आपका जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसी पे आधारित पूरा मॉडल पेपर होगा और हल सहित आपके सामने होगा। सबसे पहले हम बात करें, 3.25 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा। कुछ आपके लिए निर्देश दिए हुए होंगे। खंड ए में आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 1 मार्क्स के। बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम सबसे पहले हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? विचारधारा कौन सी थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद थी, पूंजीवाद थी, समाजवाद पूंजीवाद थी, या इनमें से कोई नहीं थी? तो समाजवाद थी। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, अमेरिका। चीन ने अपनाई। हान नदी पे चमत्कार का संबंध किस देश से है? दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान का या अफ्रीका का? तो दक्षिणी कोरिया। हान नदी दक्षिणी कोरिया में है, इसलिए इसको हान नदी पर चमत्कार बोलते हैं। आसियान भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था कब लागू हुई? 1967, 2010, 2020, 2024। तो कब हुई? 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि हुई थी, उसका नाम क्या है? तो उसका समझौते का नाम है फरक्का, नमामि गंगे, सिंधु, या इनमें से कोई नहीं? तो फरक्का जल संधि हुई थी। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? स्थायी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद है, उसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो इसमें स्थायी की बतानी है। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं? कितने हैं? 5। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरा या खतरे से आजादी, या युद्ध, इनमें से कोई नहीं, खतरे से आजादी। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे वादा किया गया था अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व कि आज तक भी अगर आपने राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ी है तो राजनीति विज्ञान में आपके एक भी मार्क्स नहीं घटने वाला है। आप जुड़े रहें, बस इतना ही काम है आपका। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? 1990 में, 1991 में, 92 में, 93 में? कब हुआ था? 1992 में। किस प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी? टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, टेलीफोन, या छपाई मुद्रण तकनीक? तो छपाई मुद्रण तकनीक ने। देशी रियासतों के एकीकरण को करने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इनमें से कितने सही कर पा रहे हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारतीय संघवाद का गठन कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953, 1951। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, कृषि, बाढ़ नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं, दूध उत्पादन से। भारत चीन युद्ध, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 61, 62, 63 या 64? 1962 में। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खां के मध्य 1966 में एक समझौता हुआ था, उसका क्या नाम था? ताशकंद, शिमला, या कारगिल, या इनमें से कोई नहीं? ताशकंद समझौता। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने दिया जय जवान जय किसान का नारा? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। राम मनोहर लोहिया किसके संपादक थे? मैनकाइंड, यंग इंडिया, केसरी या मराठा? तो मैनकाइंड के। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लालडेंगा, फिजो, या सांग खांग सरपा, या इनमें से कोई नहीं? लालडेंगा। भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1989, 1995, 2004 और 2014? 1989। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है, वो हम हल कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपके 6 में से कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं? देखें, ध्यान रखें साथ साथ। वर्ष 2007 में दक्षेश में एक देश है, वो शामिल होता है, कौन सा? अफगानिस्तान। 18वां दक्षेश शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? नेपाल के काठमांडू में। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसको क्या कहा जाता है? अपरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरोध। भारत ने वर्ष 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बनाई है, नीति आयोग।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है वो 2019 में बना है। नेक्स्ट हम बात करें अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। और अति लघुतरात्मक प्रश्नों में आपके सामने प्रश्न है बाल्टिक गणराज्य से संबंधित कि बाल्टिक गणराज्य में कौन से देश शामिल है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। आल। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। शरणार्थी किसे कहते हैं? तो शरणार्थी उस व्यक्ति को कहते हैं, उन व्यक्तियों को कहते हैं जो प्राकृतिक आपदा, युद्ध या कोई राजनीतिक उत्पीड़न से अपने देश को, स्वदेश मतलब अपने देश को छोड़ने पे मजबूर होते हैं, उन्हें कहते हैं शरणार्थी। भारत में पावन वन प्रांतर का अर्थ क्या है? देवस्थान। मैकडोनल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? तो मैकडोनल्डीकरण से तात्पर्य है कि संसार की विभिन्न संस्कृतियां अब अपने आप को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पे डालने लगी, उसे कहा जाता है मैकडोनल्डीकरण। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया था? कृषि पे। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि 1967 के चुनाव में कांग्रेस को केंद्र और राज्य स्तर पे गहरी हानि हुई थी। आंसू क्या है और इसकी दो मांगे क्या है? तो असम जो स्टूडेंट का ग्रुप है उसकी दो मांगे हैं, बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन और विदेशियों के को बाहर निकालना। राजग एनडीए गठबंधन का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। भारत के किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों का नाम बताना है, तो डीएमके और तेलुगु देशम। अन्ना डीएमके भी कर सकते हैं, डीएमके और तेलुगु देशम। मंडल आयोग की दो सिफारिशें, पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण हो जाए और भूमि सुधार। ये दो सिफारिश थी मंडल आयोग की। नेक्स्ट बैखंड में आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न होंगे। ये आपके सहयोग के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर है। भारत और नेपाल के बीच संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत और नेपाल के बीच संबंध है वो मधुर ही रहे ज्यादातर, और दोनों देशों के पारगमन संधि भी बनी हुई है, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और वहां काम भी कर सकते हैं। दोनों देश व्यापार के मामले में, वैज्ञानिक सहयोग में और प्राकृतिक संसाधनों में, बिजली उत्पादन में, जल संबंधी जो भी कार्य हैं, प्रबंधन संबंधी वो कार्य भी मिलजुल कर करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयं सेवी संगठन है, स्वयं के आधार पर काम करता है, स्वयं प्रेरित संगठन है और ये पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है और उनसे संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करता है, उनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है, जुटाता है कि कौन से देश में कहीं और किस क्षेत्र में मानव अधिकारों के हनन हो रहा है, मानव अधिकारों पे काम नहीं हो रहा, उसकी सूचना रिपोर्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई दो घटक विस्तार से बताने। तो सैन्य क्षमता को मजबूत करता है भारत, और इसके लिए भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण परीक्षण किया था। अंतर्राष्ट्रीय कायदों और अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून कायदे हैं उन जो संस्थाएं बनी हुई हैं उनका आदर सम्मान करना। क्वाटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? तो 1997 में क्वाटो जापान के शहर में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, उसे कहा जाता है क्वाटो प्रोटोकॉल, और इस पे ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन पे रोक लगाने के लिए काम हुआ था। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति है वो पहली पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था और इसके अंतर्गत सिंचाई के क्षेत्रों में निवेश किया गया और उन्नत किस्म के गेहूं और अन्य फसलों के बीज, रासायनिक खाद तथा सिंचाई की जो भी सुविधाएं थी उनके माध्यम से इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए। निम्नलिखित को सही को जोड़ना है। 1950 और 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? पंचशील क्या है? बांडुंग सम्मेलन क्या है? दलाई लामा क्या है? तो सबसे पहले हम 1950 और 64 के बीच भारत की विदेश नीति, तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए, कौन है वो? दलाई लामा। नेक्स्ट पंचशील का जो समझौता है
पंचशील समझौता शांति और सह अस्तित्व का सिद्धांत है। बांडुंग सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए, और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा और आर्थिक विकास करना 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति रही। सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? तो सिंडिकेट क्या था? 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी के भीतरी ताकतवर और प्रभावशाली लोगों का एक समूह था, नेताओं का समूह था, उसे कहते हैं सिंडिकेट। इसमें कौन कौन शामिल थे? ताकतवर नेताओं में एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश से एन संजीव रेड्डी, के कामराज, मोरारजी देसाई जैसे शामिल थे इसमें। प्रेस सेंसरशिप क्या होती है? प्रेस पे रोक लगा देना, अखबारों की छपाई पे रोक लगा देना। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर किन्हीं दो प्रमुख मुद्दों के बारे में बताना है। तो एक तो स्वायत्तता की मांग यहाँ प्रमुख रही है और एक बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन रहा है। भारत में गठबंधन की राजनीति पर अपने विचार लिखिए। गठबंधन का दौर कब से शुरू हो जाता है? अब जो सौदेबाजी और अवसरवादी जो राजनीति है वो प्रभावी हो जाती है। खंड 6 में दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान पे टिप्पणी लिखनी है। चीनी अर्थव्यवस्था से आए परिवर्तनों पर टिप्पणी लिखनी है 1970 के दशक में। तो आसियान के प्रमुख देश कितने? 10 हैं और 5 प्रारंभिक मौलिक देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर। बाद में जुड़े हैं जैसे ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो टोटल कितने देश हैं? 10 देश। इनका कार्यालय मुख्यालय कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका अध्यक्ष है वो महासचिव कहलाता है। इनकी संस्थाएं होती हैं कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, सचिवालय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच, आसियान आर्थिक समुदाय तथा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। 1970 के दशक में चीन में जो आर्थिक बदलाव आए उनमें यहाँ कृषि का निजीकरण किया गया। उद्योग और कृषि दोनों की जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो बड़ी तेजी से विकास इस समय इस दौर में हुआ। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार से तर्क देना। कौन से तर्क हैं जिसकी वजह से भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए? तो वो बताना है। तो भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा भारत में निवास करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरता हुआ देश है। और शांति बहाल के जितने भी प्रयास हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनमें भारत बढ़ चढ़कर भाग लेता है और एक ठोस भूमिका निभाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी नियमित रूप से अपना योगदान दिया है। विश्व के राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है? ये प्रश्न है। सोवियत खेमे के विघटन का घटना चक्र। वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां क्या रही, यानी वैश्वीकरण का आर्थिक परिणाम क्या निकला? इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला? वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभावों का विस्तार से वर्णन करना है। वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है इससे बड़ा प्रश्न आपका आने वाला है। तो वैश्वीकरण के चलते दुनिया के आयात प्रतिबंधों को कम होने के व्यापार में इसका इजाफा हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जो ब्लू प्रिंट है, किस चैप्टर से बड़े प्रश्न आएंगे, किससे छोटे आएंगे, वो सब डाले हुए हैं। संजीव डेस वर्क का मॉडल पेपर भी आपके लिए हल करके डाला हुआ है। अब नेक्स्ट हम जल्दी जल्दी इनको करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी पूरी मदद हम कर पाएं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, भारत का मानचित्र होगा आपके सामने 4 मार्क्स का। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, या आप अथवा वाले कर सकते हैं जैसे पंजाब है, राजस्थान है, असम है, उड़ीसा है। तो उत्तर प्रदेश भारत के मानचित्र में कहाँ है? अगर आपको ये मानचित्र भी भरना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी जरूर मदद की जाएगी। जरूर आपको राज्यों के बारे में बताया जाएगा, बड़ा ही सरल और सहज से रूप से बताया जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और नेक्स्ट अगर भरना चाहें पंजाब, राजस्थान में। पंजाब कहाँ पे है भारत में? ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, इसके जस्ट नीचे, और भारत राजस्थान के जस्ट ऊपर पंजाब है। असम उत्तर पूर्व का स्टेट है। उड़ीसा। इस प्रकार से आपके लिए ये पेपर है,
ये आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे। हर मॉडल पेपर को आपके लिए हल करवाया जाएगा। अपनी संजीव डेज वर्क है वो 200 रुपये की आती है, लेकिन आपके लिए यहाँ एक भी रुपये खर्च होने वाला नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत आपकी होगी, प्रयास और सहयोग हमारा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।